हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसके झा सर का जो ग्रुप डी का जो सेट है वो सेट नंबर 5। इससे पहले 4 सेट मैं करा दिया हूं और वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगर वो 4 सेट आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए देर की इस बात का समय को बिना बर्बाद किए हो आज का सेट को हम लोग देखते हैं। आप इस सेट नंबर 5 को अगर पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन होगा, उस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर की इस बात का। आज का सवाल नंबर 46 यहाँ पर लिखा हुआ 4/5, 9/11, 7/12 और 8/15 में सबसे छोटू भिन्न क्या है? जो सबसे छोटा भिन्न लाना। सवाल ये है कि अगर किसी भी तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ रहे और उसमें छोटा और बड़ा का हम लोग को जानना रहे तो हम लोग गैपिंग देखते हैं। अगर गैपिंग समान रहता है तो जो वैल्यू ऊपर में बड़ा रहेगा तो वो बड़ा भिन्न कहलाता है और जो वैल्यू छोटा रहेगा ऊपर में वो छोटा भिन्न कहलाता है। हालांकि यहाँ पर आप देखिए तो गैपिंग कहीं भी समान नहीं। यहाँ पर 1 का गैपिंग, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 7 का। तो ये सवाल में हम लोग फंस जाएंगे। तो सीधा तौर पर इस पर कैंचा कैंची गुना करके सवाल को बहुत कम समय में छाटा जा सकता है। कैंचा कैंची गुना क्या होता है? आप गुना करिए कैंचा कैंची, 11 चौको कितना होगा? 44। यानी जिसके माथा से गुना कीजिएगा उसी के माथा पर लिखिएगा। इसके माथा से गुना कर रहे हैं 4 से 11 में, तो 11 चौको 44। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 से गुना करें तो 9 पचे क्या होगा? 45। ध्यान इस बात को देना है कि जिसके माथा से गुना कर रहे हैं उसी के माथा पर आप लिखिएगा। ऐसा नहीं कि 9 पचे 45 आप नीचे लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। अब आगे बताइए। आपको जब पूछ रहा है कि सबसे छोटू भिन्न बताइए तो आप देख पा रहे हैं जिसके माथा पे गुना करने पर छोटा आएगा वो छोटा कहलाएगा और जिसके माथा पर गुना करने पर बड़ा आएगा वो क्या कहलाएगा? बड़ा कहलाएगा। तो जब आपसे छोटा भिन्न पूछा है तो ये आपका छोटा भिन्न है और ये इससे क्या है? बड़ा। तो ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपसे जब छोटा भिन्न पूछा है तो छोटा भिन्न मतलब ये आंसर हो सकता है। अभी इसका कोई गारंटी नहीं क्योंकि 2 भिन्न और बचा हुआ है, लेकिन ये तो आंसर 100% पॉसिबल ही नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगले के साथ इसको कंपेयर करेंगे, अगला भिन्न के साथ। इससे मेंटली भी कर सकते हैं। 12 चौको ये हो जाएगा 48 और इसको गुना करें तो 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। अब बताइए इसमें से 35 आ गया और ये 48 आ गया। अब आपसे छोटा कौन हो जाएगा? तो 35 आपको छोटा, इसीलिए भिन्न छोटा होगा। मतलब बड़ा वाला को क्या करना है? आपको छाटते जाना है। ये इससे बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब लास्ट में आपको चेक कर देना इसके साथ कि क्या होगा। यहाँ हो जाएगा 15 7 75 से 105 और यहाँ होगा 12 8 कितना? 96। अब बताइए 105 बड़ा, 105 छोटा कि 96 छोटा? तो 96 छोटा है और ये बड़ा है। यानी आपका इस सवाल का जो उत्तर होगा 8/15, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। अगर इस तरह से डाटा आपको सवाल में मिले कि जो चीज़ ऊपर लिखा हुआ रहे वही चीज़ आपको नीचे लिखा हुआ रहे। देखिए जो डाटा ऊपर वही डाटा नीचे है, पूरा डाटा क्या है? सेम है यहाँ पर। तो इस तरह के सवाल में आपको कैसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। हालांकि देखते के साथ आप इसको देखिएगा और आप आंसर लगा सकते हैं कितना होगा? 100। लेकिन कैसे? इस चीज़ को आप समझिए पहले। देखिए ऊपर भी 77, नीचे भी 77, 9 9 37 37। लेकिन सवाल में थोड़ा ये चेंजिंग है कि ऊपर 2 अंक के बाद डेसिमल है, नीचे 3 अंक के बाद डेसिमल है। ऊपर 2 के बाद है, नीचे 3 के बाद है, ऊपर 2 के बाद है, नीचे 3 के बाद है। तो आप इस चीज को एक सेकेंड, तो आप इस चीज को ऐसे कर सकते हैं कि जो छोटा नंबर है आप देखिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ 0.77 और ये लिखा हुआ 0 कितना? 7 ये 0 कितना है? 077 है। तो आप देखिएगा कि छोटा नंबर कौन है? तो आप देखिएगा कि छोटा नंबर 0.077, ये आपका क्या है? छोटा नंबर है। इस चीज़ से ये आपको क्या है? छोटा नंबर है। तो आप एक चीज़ को गौर करिए कि अगर ये दोनों को हम सेम करना चाहते हैं, दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, तो इक्वल करने के लिए अगर आप इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा तो ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इक्वल भाई? अगर किसी भी नंबर में हम 10 से गुना करते हैं तो ये जो डेसिमल है एक और राइट साइड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप चीज़ों को देख भी सकते हैं। डेसिमल को हटाएंगे तो 1000 आएगा, 1 0 से 1 0 काट के कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 100 कहने का मतलब फिर ये डेसिमल यहाँ पर चल जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
तो आप इस चीज़ को बराबर करने के लिए यहाँ पर आप कितना से गुना किए, 10 से गुना किए, तो ये बराबर है। तो बस आपको इतना ही काम करना है कि बताइए ये जो वैल्यू इससे कितना गुना है, इससे कितना गुना ये देखना है, इससे कितना गुना ये वैल्यू ये देखना है। तो आप बताइए ये वैल्यू जो है इससे कितना गुना, 10 गुना है। अरे आप आराम से समझिए, ये जो 0.77 है इस वैल्यू से कितना गुना है, तो इस वैल्यू से कितना गुना, 10 गुना, 10 से गुना कर रहे हैं तभी तो ये बराबर आ रहा है। तो इससे ये जो वैल्यू है इससे कितना है, 10 गुना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि ये जो वैल्यू है इससे कितना गुना है, 10 गुना है, 10 गुना बस। और अगर स्क्वायर है जितना गुना भी रहेगा, 10 गुना रहे या 1 गुना रहे या 1000 गुना, तो 10 गुना है तो कितना लिखना है, 10 लिखना। और अगर यह स्क्वायर है तो आपको क्या कर देना, स्क्वायर। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, 10 का स्क्वायर 100। बस इतना सा काम इस सवाल में आपको क्या करना है, करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप चीज़ों को पूरा डिटेल में सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 48 में लिखा गया है, लिखा हुआ है 71 गुने 72 गुने 73, 71 गुने 72 गुने 73 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक लिखा हुआ, 79 तक। इसका इकाई अंक पूछ रहा है। इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। देखते देखते के साथ आपका इकाई अंक कितना मार सकते हैं, आप 0 मार सकते हैं। कैसे, वो चीज़ों को समझिए। अगर ये 71 गुने 72 गुने 73 गुने ये 79 तक है, तो बीच में भी इसका नंबर रहा होगा। बीच में भी नंबर कितना रहा होगा आपका, 73 के बाद कितना रहा होगा, 74 75, मानते यहाँ पर 74 रहा होगा, अगला में कितना रहा होगा, 75। इकाई अंक लाना है तो बस हमें यूनिट डिजिट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। तो इकाई अंक लाने के लिए बताइए, ये दोनों नंबर को गुना करें तो 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगले नंबर के साथ गुना करें तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। फिर अगले नंबर के साथ गुना करें तो 6 चौक कितना होगा, 24 हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 से 5 में गुना करें तो 6 5 कितना होगा, 30, 0 हो जाएगा। और अब 0 से किसी भी नंबर में आपको गुना करने का इकाई अंक कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा क्या होगा, 0। बहुत ही आसान सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यह सवाल लिखा गया है, किसी संख्या को 115 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो वही संख्या को 23 से भाग देने पर कितना आएगा। किसी संख्या को 115 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 29 आता है। अगर उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तब जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज़ के लिए एक सिंपल फंडा है कि अगर किसी भी नंबर को 115 से भागा देगा, कोई भी नंबर से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पर किसी भी नंबर को अगर 115 से भागा देने पर रिमाइंडर 29 आता है, तो अगर उसी नंबर में 23 से भागा देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो इस तरह के सवाल में सीधा आप क्या करिए, रिमाइंडर में ही आप भागा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो 23 से सीधा 29 से भागा दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 6। यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 6 होगा। लेकिन ये एक प्रक्रिया में आपको एक चीज़ सावधान इस बात को बरतना है कि आप 23 से डायरेक्ट 29 से भागा दे सकते हैं, कब, जब ये जो नंबर है, ये 23 जो देख रहे हैं, 23 ये पूरा नंबर क्या हो जाए, कट जाए। अगर ये नंबर नहीं कटेगा तो सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा, मतलब आंकड़े अधूरे हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 23 से 115 कट रहा है पूरा, तो यहाँ रिमाइंडर लाने के लिए डायरेक्ट 23 से अगर भागा देने के लिए बोलेगा तो सीधा किस में भागा देंगे, रिमाइंडर में, और 23 से 29 से भागा दीजिए, आपका आंसर कितना होगा, 6। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 6। बस खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। 49 के बाद आपके सामने सवाल नंबर लिखा गया है 50। इसके बारे में जानेंगे। कहता है दो संख्या के एलसीएम HCF का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं के एलसीएम HCF का गुणनफल कितना, 24 है। दो गो संख्या है, हालांकि आपको पता ही है एक फॉर्मूला होता है HCF गुने एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो चीज़ों को जान जाइए। एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। इस पे बहुत सारा सवाल पूछे जाते हैं और सोल्व किया जा सकता है। आपसे बोला गया है कि एलसीएम और HCF का गुणनफल 24, यानी कि एलसीएम गुने HCF का वैल्यू कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है। और आपसे दिया गया है कि जो दोनों संख्या है उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है।
यानी कि मान लेते हैं कोई भी दो संख्या रहा होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, कोई भी दो संख्या रहा होगा, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो आप इस सवाल को कैसे बना पाएगा, तो आप क्या करिए, अगर दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो एक संख्या को आप मान लीजिए x और एक संख्या को x मानिएगा, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या को x मान लीजिए, अच्छा रहेगा। इसको मान लीजिए कितना x, दूसरी संख्या को क्या मान लीजिएगा x, तो b का वैल्यू अगर x होगा तो a का वैल्यू कितना होगा, x को उधर लेकर जाएंगे तो a का मान कितना होगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों संख्या आ गया, b का वैल्यू x और a का वैल्यू 2 प्लस कितना हो गया, x। तो a गुने b लिखना है तो कितना लिख देंगे, x इंटू x प्लस कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बस खत्म। अब यहाँ पर आप क्या करें, हीट एंड ट्रायल लगा दीजिए। कैसे हीट एंड ट्रायल लगाइएगा, कहने का मतलब ऐसा दो नंबर्स यहाँ पर गुना करिए जिसका अगर ये 6 रहे तो ये 8 रहे, ये 10 रहे तो ये 12 रहे, मतलब कितना ज़्यादा, इससे ही कितना ज़्यादा होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखिए और यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखिए जिसका दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और ये नंबर जो है इससे कितना होना चाहिए, 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या आपको देखते के साथ दिमाग में घंटा नहीं बजता कि ये 6 रहेगा तो ये 8 रहेगा, मतलब ये 6 रहेगा तो ये 8 रहेगा, 6 नहीं 4 6 रहेगा, ये 4 रहेगा तो ये कितना रहेगा, 6 रहेगा, क्योंकि ये 4 है तो ये 6, देखिए 2 बड़ा है और 6 चौक कितना हो रहा है, 24। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा, हालांकि पूछा क्या है, तो पूछा उनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कौन है, तो आपका सवाल का उत्तर कितना होगा, 6। यानी इस सवाल में बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या आपका आंसर कितना होगा, 6 होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल क्या है देखते हैं। चलिए आप देख पा रहे हैं, अगला सवाल कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक लाया और 12 अंक से फेल हो गए। हम लोग सवाल को बनाने के लिए जो स्टेप बोलता है, जो भाषा बोलता है, क्योंकि अर्थमेटिक जो है पूरा लैंग्वेज का खेल है, भाषा का खेल है, जिस तरह से भाषा बोलेगा हम लोग उसी तरह से चीज़ों को ढालते चले जाएंगे। सवाल आपका 51 में बोला है कि एक परीक्षा में एक स्टूडेंट है जो 30% अंक मिला, कितना प्रतिशत अंक लाया, 30%, यानी एक एग्जाम दिया उसमें 30% उन्होंने अंक क्या किया, पाया, लेकिन वो 12 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, 12 अंक से फेल हो गया। आप बताइए, अगर आप 30% अंक लाएं और 12 अंक से आप फेल हो गए, तो अगर आपको 12 अंक और हम दे देंगे तो आप पास हो जाइएगा कि नहीं, तो बिल्कुल पास हो जाइएगा। तो जितना नंबर से फेल हुआ है आप उतना नंबर इसको और दे दीजिए, ताकि ये जो पूरा ये जो मार्क्स है ये पास मार्क हो जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा, 30% नंबर लाया, 12 नंबर से फेल हो गया, 12 नंबर इसको क्या किए, दे दिए, ये क्या हो गया, पास हो गया। अब कहता है एक और विद्यार्थी है जो इसी एग्जाम में 40% नंबर लाया और पास होने से 18 ज़्यादा ले लाया। एक और स्टूडेंट जो है इसी एग्जाम में 40% लाया, लेकिन पास होने से भी 18 क्या लेकर आया, ज़्यादा लेकर आया। तो अगर पास होने से 18 ज़्यादा है तो 18 इसमें घटा देंगे तो इसका भी पास मार्क हो जाएगा, मतलब ये भी पास मार्क है और ये भी पास मार्क है, तो दोनों है पास, इसीलिए रहेगा आस पास, क्योंकि ये भी पास मार्क है, ये भी पास मार्क है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हालांकि आपसे सवाल में पूछा है कि बताइए पास होने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए। आप इस सवाल को सोल्व कर दीजिए, परसेंटेज को एक तरफ कर दीजिए, विदाउट परसेंटेज को एक तरफ कर दीजिए। 30% को उधर लेके जाइए तो 40% में 30% घट जाएगा तो कितना जाएगा, 10%, और 18 को इधर है तो 18 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 सवाल पूछता है, एक तो पूछता है पास मार्क क्या होगा, दूसरा पूछता है कि उत्तीर्णांक अंक क्या होगा और उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा, तीसरा सवाल पूछता है कुल अंक कितना होगा। हालांकि यहाँ पर जो इस सवाल में पूछा गया कि न्यूनतम कितना प्रतिशत हम लाएंगे तो पास हो जाएंगे। आप बताइए बाबू, ये भी मेरा पास मार्क है, ये भी मेरा पास मार्क है, तो आपसे पूछता है कि कितना प्रतिशत नंबर हम लेकर आएंगे तो पास हो जाएंगे। तो कितना प्रतिशत नंबर लाएगा, तो 30% और 12 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा, यानी कि 30% लाएगा और 12 नंबर और लाएगा,
तो इसको भी हम परसेंटेज में चेंज कर दें, क्योंकि हमें जो आंसर पूछ रहा है ये कितना प्रतिशत लाएगा कि पास हो जाए, ये सवाल पूछा है। तो 30% लाने के बाद 12 नंबर और लगेगा तभी तो पास हो जाएगा। तो आप बताइए 3 नंबर बराबर 1% होगा तो 12 नंबर बराबर कितना प्रतिशत होगा? 4% हो जाएगा। नहीं होगा क्या? आप इतना समझदार नहीं है। 1 नंबर बराबर 3% तो 4 नंबर बराबर 1% बराबर 3 नंबर तो 4% बराबर 4 थे कितना? 12 नंबर। यानी कि 12 नंबर बराबर कितना होगा? 4%। तो आप बताइए 30% और 4% कितना प्रतिशत में पास हो जाएगा? तो इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा? 34%। खत्म। तो आपका इस सवाल का जो उत्तर होने वाला है वो कितना होगा? 34% लाएगा तो पास हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको इस सवाल में करना था। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। आप लोग जरूर प्लीज़, आप लोग अगर जो भी बच्चा वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप लोग कुछ कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो हम लोग को हौसला बढ़ता है। हौसला बढ़ता है तो आप लोग के लिए वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे और अंदर से 1 वीडियो 2 वीडियो लगातार आपके पास पहुंचते चला जाएगा। चलिए आपके सामने सवाल अगला नंबर है 52। 52 नंबर सवाल को ले रहे हैं और क्या बोलता है इसके बारे में जानेंगे। कहता 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरे से तिगुनी। 3 वो संख्या आपके सामने, जो सवाल में बोलेगा वो करेंगे। एक पहला संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। क्वेश्चन ने बोला है कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली जो संख्या है वो दूसरी से क्या है? दुगनी। और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से क्या है? 3 गुना। तो इस तरह से अगर सवाल देगा तो किस तरह से हम सजाएंगे? तो कहीं से भी यही सवाल बोला है ना कि पहली संख्या दूसरे से दुगनी और दूसरी तीसरा से 3 गुनी। चलिए तो आप यहाँ लास्ट से चलने का प्रयास कीजिए। यानी दूसरी संख्या जो है तीसरा से 3 गुना, अगर ये 1 रहेगा तो दूसरी संख्या 3 गुना, मतलब कितना हो जाएगा? 3 होगा। एक आता है कि हम b से 2 गुना है, तो b तो बेचारा खुद 3 है और इससे भी ये 2 गुना होगा, तो a का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। यानी तीनों संख्याओं का जो रेशियो बनेगा 6:3:1 बनेगा। आगे सवाल में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है यदि उन संख्याओं का औसत, यदि उनका औसत 90 है, यानी तीनों संख्याओं का जो औसत है कितना है? 90 है। तीनों संख्याओं का जो औसत है कितना है? 90 दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ से तीनों संख्याओं का औसत निकालें तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 9 1 10। औसत बराबर होता है बाबू ऐड बाई नंबर, इस चीज को आप नहीं भूलिएगा। एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर ऐड बाई नंबर। तो जो भी रियल डाटा में दिया रहेगा उसको हम इमेजिनरी डाटा से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो सवाल में बोला कि तीनों संख्याओं का औसत 90 है और यहाँ आप निकाले तीनों संख्याओं का औसत 6 3 9 9 1 10, यानी योग बटे संख्या मतलब 10 बटे कितना होगा? 3, क्योंकि संख्या आपके पास कितना है? 3 है। तो यहाँ पर औसत जो होगा 10 बटा कितना हो जाएगा? 3 होगा। तो आप बताइए यहाँ से औसत निकाल कर आए 10 बटा 3 और औसत का वैल्यू कितना दिया हो? 90। तो 1 यूनिट का मान लेकर आ जाइए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आपसे सवाल में पूछा है क्या भाई? तो पूछा है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है? ये C है। और C कितना यूनिट का मान है? 1 यूनिट। यानी आपसे सवाल में पूछा है C का, और C का वैल्यू लाने के लिए 1 यूनिट का मान निकालना, और 1 यूनिट का मान ऑलरेडी कितना? 27 आ चुका है। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 27 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर C। बस खत्म। इतना सब वर्क आपको इसमें करना था। चलिए अगले सवाल। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सवाल आपको दिया हो, क्वेश्चन नंबर 53। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 53 है। कहा गया यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना कम मूल है, यानी इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और आपसे पूछा है और अल्फा और बीटा इसका मूल है, तो व्यंजक अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस 1 गुने बीटा प्लस 1 का मान लेकर आना है। ये सवाल का उत्तर लेकर आना है आपको इस सवाल में। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल्य है, तो इसका वैल्यू लेकर आइए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो पहले आपको लेकर आना पड़ेगा बाबू इस सवाल में कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का मूल्य है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा।
तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यानी कि यहाँ पर माइनस बी बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके सामने कितना आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बटे ए, यानी कि यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा सी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने आ गया, और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सामने आ जाएगा। इसका आपसे सवाल का आंसर पूछे, आप क्या करिए, इसको गुना करिए तो अल्फा बीटा आएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। आप इसमें गुना करिए तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा 1 से अल्फा, 1 में बीटा से बीटा, और 1 से तो 1 आ जाएगा। और इसका सारा का वैल्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या रखिएगा, सी बटा ए, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रखिएगा, माइनस बी बटा ए, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और यहाँ पर वैल्यू कितना रख दीजिए 1। आप इस सवाल को बहुत जल्दी सोल्व करने के लिए क्या करिए, यहाँ भी नीचे 1 है, देखिए दिमाग को लगाइए, ये नहीं कि और स्टूडेंट के जैसा जैसे करता है वैसे ही करते जाइए, नहीं, आप हमसे जुड़े हैं तो आप में कुछ ना कुछ अलग कैपेसिटी होना चाहिए, चीज़ को समझिए। यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, आप ऊपर नीचे इसमें ए से गुना कर दें ताकि आपको किसी भी तरह से ज़्यादा एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। नीचे का सब वैल्यू सेम हो गया, जो चीज़ ऊपर करना है, जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटाओ है तो घटा दीजिए। तो बताइए नीचे का सारा वैल्यू सेम हो गया तो ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी, और बटे नीचे कितना हो जाइए, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी, यानी कि ए प्लस सी माइनस बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेहतरीन सवाल और बहुत ही अच्छा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 है। सवाल को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और देखिएगा। कहता है पंजीकृत छात्राओं के 1/25 परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए, यानी 1/25 परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। जो उपस्थित हुए उनका 11/20 जो है वो पास हो गया। और आगे चल के बोला गया है कि टोटल जो पंजीकृत जो स्टूडेंट है वो 2000, यानी आपके सामने दिया हुआ कि टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना दिया हुआ है, 2000। और इसमें से बोला है कि 1/25 ऐसा स्टूडेंट है जो आया ही नहीं, यानी कि एब्सेंट रहा, तो इसका 1/25 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 80, यानी कि 80 स्टूडेंट नहीं है। तो आया कितना भाई, तो अगर 80 स्टूडेंट एब्सेंट रहा तो प्रेजेंट कितना रहा, 1920 स्टूडेंट क्या हो गया, आया। सवाल को बहुत ही बारीकी ढंग से आप समझिएगा। बोला गया है कि टोटल जो पंजीकृत स्टूडेंट को संख्या है वो कितना है, 2000। उसमें से 1/25 स्टूडेंट आया ही नहीं, यानी कि 80 स्टूडेंट नहीं आया। तो 2000 में अगर 80 नहीं आएगा तो 1920 आया होगा, यानी 1920 जो है वो प्रेजेंट हुआ। और जो स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ है उसका बोला गया है, जो स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ है उसका 11/20 क्या हो गया, पास हो गया। यानी कि जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ 1920, इसका 11/20 जो है क्या हो गया, पास हो गया। तो 11/20 निकले तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिए तो 96 दूनी 192, 96 दूनी 192 होता है, 96 में 11 से गुना करेगा, 96 में 11 से गुना करेगा, 11 6 66 के 6 होता है, 11 9 99, 99 6 कितना होता है, 105 होता है। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 1056, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी में होगा। हालांकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप ऑप्शन को देखते तो इस सवाल को पूरा बनाने का जरूरत नहीं, ऑप्शन में कितना है 864। ये चीज को समझिए, ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। 1040 ऑप्शन नंबर बी में 1520 है, आपका ऑप्शन नंबर डी में कितना है, 1056। अगर आप इस ऑप्शन को घूर घूर कर देखिएगा तो आप क्या बताइए, इस सवाल को पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सवाल में ये बोला है कि जितना भी स्टूडेंट उपस्थित हुआ, उपस्थित कितना हुआ 1920, उसका 11/20 क्या हो गया, पास हो गया। तो आपसे पास स्टूडेंट पूछ रहा है, तो 1920 का 11/20 पास हुआ तो कितना पास हुआ, 0 से 0 काटेंगे, 96 दूनी कितना होता है, 192। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेगा 96 में 11 से, तो आप बताइए ऑप्शन वही होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। इस सवाल में एक ही आपका ऑप्शन यूनिट डिजिट 6 है, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है, गुना करने का कोई जरूरत नहीं, बेहियात समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये सब छोटा छोटा चीज को आप समझिएगा। 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड समय को अगर आप बचाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि सवाल में बहुत सारा समय आप क्या कर रहे हैं, बचा रहे होंगे, यानी टाइम से पहले आप पूरा सवाल को कर पाइएगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 में देखिए बहुत हलवा पूरी वाला सवाल है, सवाल में कुछ जान नहीं है। लिखा गया है 0.9 पे रेकरिंग
और आपसे लिखा हुआ है और 0.9, और ये दोनों का बीच का क्या पूछा है, डिफरेंस, अंतर क्या है। आप बताइए रेकरिंग हटाते हैं तो एक अंक पे रेकरिंग है तो नीचे 1/9 आता है, यहाँ पर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। अब बोलिए दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि अंतर आपसे पूछ रहा है। अगर इसको काटेंगे तो 1 - 9 बटा कितना आ जाएगा, 10। इसको अंतर करें तो 1/10 आएगा, यानी इस सवाल का उत्तर 1/10 होगा। हालांकि ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, इसको डेसिमल में करें तो 0 पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 0.1 होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं 55 के बाद। 55 के बाद आपके पास 56 है। 56 अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कि 15 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल है। 15 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई, 15 मीटर लंबा है और 10 मीटर क्या है, चौड़ा है। चलिए 15 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है। एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है। इसकी लंबाई के छोर से इसका गहराई 3 है और चौड़ाई के छोर से इसका गहराई 5 है। यानी लंबाई के छोर से इसका जो गहराई है जो 3 मीटर है, और चौड़ाई के जो छोर से इसका जो गहराई है वो कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस स्विमिंग पूल में को भरने के लिए कितने पानी का जरूरत पड़ेगा। आप बताइए, अगर किसी भी एक प्रकार से ये घनाभाकार बन जाएगा, और घनाभाकार का आयतन होता है L × B × H, यानी कि जब भी पानी का आयतन निकालना है और घनाभाकार बनता है तो L × B × H क्या होता है, हम लोग आयतन निकालते हैं। क्योंकि कैसे पता चले कि उसमें कितना पानी आएगा, तो जितना उसका आयतन होगा उतना ही उसमें क्या आएगा, पानी आएगा। तो आयतन लाने के लिए बताइए, आयतन के लिए फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है L × B × H। तो आप देख पा रहे हैं कि L भी आपका 15 है और B भी आपका कितना 10 है, लेकिन H आपको नजर नहीं आ रहा। तो मेरे प्यार में, तो H लाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ेगा कि लंबाई की तरफ से कितना झुका हुआ है, लंबाई की तरफ से कितना गहराई है, 3 है, चौड़ाई की तरफ से कितना गहराई है, 5 है। तो यहाँ पर हम लोग जो हाइट निकालते हैं वो एवरेज हाइट निकालते हैं। एवरेज हाइट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये आपको लंबाई की तरफ से 3 गहराई है और चौड़ाई की तरफ से 5 है, तो एवरेज बराबर हो गया कितना, 3 + 5 बटा कितना, 2 हो जाएगा। ये एवरेज हाइट निकाल लेते हैं, तो 5 × 3 = 8 बटा 2 कितना आ जाएगा, 4। तो ये आपको हाइट का वैल्यू हो गया। अब बताइए, लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया, तो यहाँ से आयतन आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, L × B × H, यानी कि 15 × 10 और गुने कितना हो जाएगा, 4। 15 चौको कितना होगा, 60, यानी कि 600 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो इस सवाल में पूछा था मीटर में, तो घन मीटर आप मारेगा, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा C, यानी 600 घन मीटर, मीटर क्यूब। चलिए बस खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं इस सवाल के बाद। चलिए आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। हर सवाल को बताने के बाद इधर साइड हो जाते हैं हम। आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57, इस चीज को एक बार बहुत अच्छे से बारीकी ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। कहा गया है कि रमेश 20 किलो चीनी 400 रुपया में बेचता है। रमेश जो है 20 केजी चीनी कितना में बेचता है, 400 रुपया में। तो आप बताइए कि 1 केजी चीनी वो कितना रुपया में बेच रहा होगा, 20 रुपया में। यानी कि रमेश जो है, अब सीधा सवाल को ऐसे बोले, रमेश जो है 1 केजी चीनी कितना रुपया में बेच रहा होगा, तब 20 रुपया में बेच रहा होगा, 20 रुपया में। अब एक ग्राहक जाता है और एक ग्राहक जाता है और उसने कहता है कि हम चीनी तब लेंगे जब आप 20% क्या कीजिएगा, छूट दीजिएगा। यानी कि 20% छूट का मांग करता है। तो 20% छूट का मांग करता है तो दुकानदार है जो राजी हो जाता है कि चलिए भाई ठीक है, आपको 20% छूट हम दे देंगे। तो 20% छूट तो देता जरूर है, यानी कि 1 केजी चीनी 20 रुपया में ना देकर इसका 20% अगर छूट देगा तो बताइए 20 का 20% होता है 4, तो 4 क्या दे देता, छूट दे देता। तो कितना रुपया में बेच रहा होगा, 16 रुपया में। यानी दुकानदार जो है 1 केजी चीनी को उसको बोला कि ठीक है, तुमको हम 1 केजी चीनी 16 रुपया में देंगे, लेकिन बोला तो जरूर कि 1 केजी हम चीनी 16 रुपया में देंगे, लेकिन वो क्या करता है,
कि 1 केजी चीनी के जगह पे वो 1 केजी चीनी नहीं देता है, 4% कम तौलता है। सवाल में लिखा हुआ है कि 1 केजी के स्थान पे 4% कम तौला, तो 1 का 4% निकालेगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.4 आएगा। इसीलिए 1 केजी के स्थान पे कितना देता है, 9.6 केजी ही चीनी देता है। 1 का आप निकालिएगा, देख लीजिएगा, 1 का 4% निकालेगा तो 0.04 होता है। तो आप 1 में घटाइए तो कितना चीनी देता है, 0.96 केजी। यानी कि वो दुकानदार जो है ये बोला कि हम जो है 20% छूट तुमको देंगे, 20 रुपये का सामान 16 रुपये में तो देंगे जरूर, लेकिन क्या हुआ कि 1 केजी के स्थान पे वो बोला कि 4% कम तौल दिया। तो अब बताइए ये ग्राहक को छूट मिला कितना भाई? आप बोली ये तो सोचा कि हम 1 केजी लेंगे, तो 1 केजी चीनी इसको कितना क्या आ गया हो कि 1 केजी का रेट कितना आ जाएगा बताइए। जब 0.96 केजी का मूल्य 16 रुपया, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 16/0.96। आप निकालिएगा, डेसिमल ऊपर चला जाएगा, ये 16 छः कितना हो जाएगा, 96 होगा, ये कट जाएगा 50/3, 50/3। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 केजी चीनी बोला तो जरूर 16 रुपया में देंगे, लेकिन बताइए कम तौल दिया, इसीलिए 1 केजी चीनी का वास्तविक जो रूल हो, 1 केजी चीनी का वास्तविक जो मूल्य होगा वो कितना रुपया ले लेगा ग्राहक से, 50/3 रुपये ले लेगा। तो आप बताइए वास्तविक छूट दिया कितना भाई, 20 रुपया के सामान 50 बोला 16 रुपया में देंगे, लेकिन दिया 50 कितना रुपया में, 3 रुपया में। तो कितना छूट हुआ देख लीजिए, कितना छूट हुआ घटा दीजिए, 20 में से 50/3 घटा दीजिए, 20 - 50/3 घटाइएगा तो 20 दिया 60, यानी कि 10/3 रुपया क्या मिला, छूट मिला। कितना पे छूट मिलेगा, तो 20 पे, यानी छूट हमेशा कमी से, परसेंटेज मिलाना तो कितना हो जाएगा, 100 से, ये कट जाएगा, 20 बचे 100, यानी 50/3 कहने का मतलब 16.2/3% इसको क्या मिला, छूट मिला। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए अगर दिक्कत होगा आपको समझने में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नोट करिए। चलिए देखिए आपके सामने सवाल है, क्वेश्चन नंबर कितना, 58। हालांकि इस सवाल को एक बार देखते के साथ आंसर लगाया सकता है कि अगर यहाँ √2 cos थीटा, तो आपका इस सवाल का जो अंतर होगा √2 sin थीटा होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैसे, इस चीज को आप समझिए। यहाँ पे सीधा तौर पे एक रूल होता है कि अगर आपसे कभी भी दिया हो रहा है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c रहे, और आपसे जस्ट उसका अपोजिट करके पूछा जाए, ये प्लस में दिया हो तो माइनस में पूछे, जैसे b sin थीटा और माइनस a cos थीटा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, √a² प्लस b² माइनस c²। तो इस क्रम में इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, वो चीज देखिए यहाँ पे गौर से। अगर कभी भी आपसे ऐसा सवाल आ जाए देखने को कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c दिया हो रहे, और यहाँ से आपको पूछे b sin थीटा माइनस a cos थीटा, मतलब कोफिशिएंट को उल्टा कर देगा। अगर साइन के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट a है तो आपकी cos के साथ a लग जाएगा, और यहाँ पर cos के साथ कोफिशिएंट b है तो आपकी साइन के साथ कोफिशिएंट कितना लगा देगा, b लगा देगा। अगर प्लस में दिया हो रहा है तो माइनस में पूछेगा, और माइनस में देगा तो क्या चाहिए, पूछेगा प्लस में। तो यहाँ पर प्लस में देकर माइनस में पूछा है तो सीधा फॉर्मूला लगाइएगा, √a² प्लस b² माइनस c²। मतलब यह है कि साइन थीटा कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस cos थीटा कोफिशिएंट का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे, c²। तो ये आप फॉर्मूला आपको ध्यान में रखिएगा, सवाल को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। हालांकि इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड से बनाएंगे, लेकिन ये आसान है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप अगर देखिएगा तो साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा दिया हुआ, और आपसे पूछा cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू। अगर आप यहाँ कोफिशिएंट 1 माने, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 माने, क्योंकि दोनों जगह कोफिशिएंट 1 है, चेंज करने पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो आप बताइए, सीधा cos थीटा माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, रूट साइन थीटा कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो cos का कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 हो जाएगा, माइनस ये सी का वैल्यू है पूरा, इस चीज को समझिएगा। इसको स्क्वायर करें तो 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। अब इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर एक अवयव कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। और आप आगे देखिएगा तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको वर्गमूल से बाहर निकाले तो साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और √2 है जो अंदर में रह जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सीधा तौर पे अगर इस तरह से दिया जाए तो डायरेक्ट ही सवाल को बनाया जा सकता है कि यहाँ पर अगर √2 कॉस थीटा है तो इस सवाल का आंसर सिर्फ चेंज हो जाता है, कॉस से जो साइन में होता है, यानी √2 साइन थीटा। हालांकि 1 सेकंड का सवाल था, इतना ज़्यादा हम लोग को वक्त लेना नहीं चाहिए था, आपको समझाने के लिए इतना चीज़ों को किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 के बाद आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 58 के बाद 59 का देखिएगा। 59 आपके सामने सवाल है और किस प्रकार से दिया गया वो चीज़ों को आप समझिएगा। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन इस प्रकार से बोला गया है कि PQRS आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं, इनमें से निम्नतम 3 संख्याओं का औसत 22 है और जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 25 है। परिसर निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ करना नहीं है। PQRS है, PQRS ये 4 संख्या आपके सामने दिया हुआ। बोला कि प्रथम तीन का जो औसत है वो क्या दिया हुआ है, प्रथम 3 का औसत 22 है और अंतिम 3 का जो औसत है वो कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ। और आपसे परिसर पूछा है तो बस सिंपल फंडा ये निकालना है कि 4 संख्या रहे या 6 संख्या रहे या 8 संख्या। अगर आपसे बोले कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत इतना और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 25 है तो आप इसको योग निकाल दीजिए। अगर 3 संख्याओं का औसत 22 है तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 22 तक कितना हो जाएगा, 66, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुने कितना, संख्या। यहाँ पर बताइए अगर आपसे पूछा है कि 3 संख्याओं का औसत 25 है तो यहाँ पर योग कितना होगा, 25 या 75। और आपसे पूछा है इस सवाल में क्या चाहिए कि आप बताइए कि परिसर क्या होगा। तो बस परिसर लाने के लिए ये होता है कि अंतिम 3 संख्याओं को योग में से शुरू वाला 3 संख्याओं का योग को क्या करिए, घटा दिए, यानी कि जो इसका डिफरेंस बनेगा वही परिसर का वैल्यू हो जाएगा। तो परिसर का जो मान होगा 75 में से 66 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 और 9, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना बनेगा, 9 बनेगा। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 60 और इस सवाल को देखते हैं। सवाल में बोला क्या गया, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कहता है कि A + B वैकल्पिक रूप से किसी कार्य को 11 दिन में करता है। इस चीज को आप समझिएगा कि वैकल्पिक रूप से 11 दिन मतलब होता क्या है। वैकल्पिक रूप से 11 दिन कहने का मतलब ये होता है कि A और B दोनों मिलकर काम तो नहीं कर रहा है। वैकल्पिक कहने का मतलब ये हो कि A एक दिन करेगा फिर उसके बाद क्या करेगा, B कर रहा होगा। तो टोटल आपको 11 दिन का समय लग गया। अब बताइए A शुरुआत करे तो एक दिन A करेगा, फिर एक दिन B करेगा, एक दिन A करेगा, तो टोटल 11 दिन में हुआ। तो 6 दिन कौन कर रहा होगा, A कर रहा होगा, और 5 दिन कौन करेगा, B करेगा। आप ही सोचिए कि अगर 10 दिन वैकल्पिक रूप से करेगा तो आधा दिन काम करेगी, आधा दिन ये करेगा, 5-5 दिन करेगा। फिर 11वां दिन कौन आएगा, A करने के लिए आएगा, तो A एक दिन और करेगा। तो A का टाइम कितना हो जाएगा, 6 दिन का, और B कितना दिन करेगा, 5 दिन। और वैकल्पिक मतलब यह हुआ कि अगर यहाँ पर A करने में 6 दिन समय ले रहा है और B करने में 5 दिन ले रहा है, तो अगला बार में क्या होगा कि A 5 दिन करेगा और बाकी समय में कौन करेगा, B करेगा। तो अगला बार में A कितना दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, और बाकी जो समय बचेगा उसमें कौन करेगा, B करेगा। तो बताइए टोटल काम 65 दिन 65/6 दिन में होता है, जिसमें A कितना दिन करेगा, 5 दिन करेगा। तो 5 दिन A करेगा तो B के लिए कितना बचेगा, 6×5 = 30, 65 में से 30 जाए तो कितना बनेगा, 35/6 दिन। यानी कि A अगर 5 दिन करेगा तो B कितना दिन कर रहा होगा, 35/6 दिन। ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी 11 दिन में 6 दिन A, 5 दिन B, और 65/6 दिन में 35/6 दिन B, और 5 दिन कौन करेगा, A करेगा। आप मान लीजिए कि A जो है वो एक दिन में A यूनिट काम कर रहा है और B जो है ये भी एक दिन में कितना काम कर रहा है, B यूनिट कर रहा है। तो बताइए 6 दिन तक काम कर रहा है A, तो 6 यूनिट काम करेगा 6 से, और B कितना दिन तक कर रहा है, 5 दिन तक कर रहा है, तो यहाँ पर 5B यूनिट काम करेगा। अगले कहानी में देखते हैं। देखिए A अब की कितना दिन कर रहा है, 5 दिन कर रहा है, तो 5 दिन कर रहा है तो 5A यूनिट करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बताएं
कि ए एक दिन में ए यूनिट कर रहा है तो 5 दिन में कितना कर रहा होगा, 5 दिन में 5 यूनिट करेगा तो 5 ए यूनिट। और बी एक दिन में कितना कर रहा है, बी यूनिट, तो बताइए 35/6 दिन में कितना करेगा, 35/6 गुने बी यूनिट। अब बताइए यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, ये टोटल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। एक तरफ करेंगे तो इधर 6 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा, ये 5 बी को उधर घटा देंगे तो कितना होगा, 35b/6 माइनस क्या होगा, 5b। घटाइए तो कितना हो जाएगा, a बराबर 6×5 5/6b। 6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6a बराबर 5b। यहाँ से अगर आप रेशियो लेकर आइए तो a रेशियो b बराबर आ जाएगा कितना, 5:6। ये आपको कैपेसिटी का वैल्यू हो गया, यानी कि a कितना यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट, और b कितना कर रहा होगा, 6 यूनिट। अब बताइए, आपसे सवाल में पूछा है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। टोटल वर्क निकाल लीजिए, ही ना आपको टोटल वर्क है, टोटल वर्क निकालिए तो ए का 5 है तो 6×5, ए का 5 है तो 6×5, और बी का भी कितना है, 5, बी का 6 है तो 6×5, 30 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 यूनिट वर्क हो जाएगा। और इस वर्क को करवाना है किससे, ए से। ये एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट। 60 यूनिट काम करवाना है, 5 यूनिट करता है, यानी कि ए को इस काम को करने के लिए टोटल 12 दिन का समय लगेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर बनेगा वो 12, बस खत्म। बस इतना सा आपको काम करना था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कहता है एक व्यक्ति ने अपने धन का 1/3 भाग साधारण ब्याज की 8% दर से, 1/5 भाग 5% दर से और शेष राशि 6% दर से लगाया। यदि उसकी कुल आय वार्षिक 231 रुपया बनता है तो बताइए कुल धन उसका क्या था। तो इस तरह के सवाल में एक सिंपल फंडा आप अपनाइएगा। कहता है जितना भी धन है उसका 1/3 भाग कितना प्रतिशत से लगाता है, तो 8% से, और कुल धन का 1/4 भाग 5% से, और कुल धन का जो शेष धन बचता है उसको कितना लगाता है, 6% से। ये सवाल में आपको साफ साफ बोला गया। आप क्या करिए, इस तरह के सवाल में बोला कि जितना भी धन होगा उसका 1/3 भाग 8% से लगाएगा। तो पहले आप धन को लेट करिए कि आखिर टोटल धन कितना होगा। तो टोटल धन अगर आप यहाँ पर x मानते हो तो सवाल लेंदी हो जाएगा। तो ऐसा धन मानिए ताकि ये दोनों, ये जो देख रहे हैं फ्रैक्शन वाला वैल्यू 1/3 और ये 1/4, ऐसा धन मानिए ताकि 4 और 3 से दोनों क्या हो जाएगा, कट जाए। तो 4 और 3 कटने वाला, हालांकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, आसान सवाल हो जाएगा। तो 4 और 3 से कटने वाला कौन है, 12। तो 4 3 का कटने वाला 12 है। तो टोटल धन मान लेते हैं कितना, 12। हालांकि 1200 लेट कर लेते हैं, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। 12 पे भी बनेगा लेकिन 1200 कर दें इसलिए ताकि क्वेश्चन और ज्यादा आसान होगा। तो टोटल धन कितना मान लिए, 1200। कुल धन का 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा भाई, 400। इसको किस रेट पे लगाता है, तो 8% वार्षिक दर से। और आपकी बोला है कुल धन का कितना, 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग अगर आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 300। 1200 का 1/4 भाग कितना आ जाएगा, 300। इसको किस रेट पे लगाता है, तो 5% दर पे लगाता है। और जो शेष धन बचता है उसको लगा देता है 6% पे। तो 400 यहाँ लगा दिए, 300 यहाँ लगा दिए, तो शेष धन कितना बच गया, 500। 4 3 7 और 5 12। और इसको किस रेट पे लगाता है, 6% पे। और अब बोला है कि 1 साल के बाद, यहाँ पर समय का जो चर्चा किया है कुल वार्षिक आय, मतलब 1 साल समय बीतने के बाद उसका जो कुल वार्षिक आय है वो 200 कितना रुपया, 31 रुपया, यानी कि वो 231 रुपये इनकम करता है इससे 1 साल में। तो आप बताइए यहाँ पे कितना इनकम करेगा भाई, ये 400 रुपया लगाता 8% वार्षिक दर पे। तो 1 साल में ब्याज मिलेगा कितना, 8 6 32, 8% जो भी होगा वही 1 साल का ब्याज होगा। यानी एक ऐसे भी आप देखिए, अगर ये मूलधन है, ये दर है, समय 1 साल है, तो ब्याज अगर निकालेंगे तो 1 साल का जो ब्याज होता है जितना प्रतिशत दर होगा उतना ही उसका क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है 1 साल का। अगर 2 साल का बोले तो दुगुना कर देंगे। तो बताइए वार्षिक बोला तो 1 साल, तो इसका 400 का 8% कितना हो जाएगा, 32 रुपये इसका ब्याज होगा। यहाँ से कितना ब्याज मिल जाएगा भाई, तो 300 रुपये का 5% निकालिए तो 5 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से 15 रुपये ब्याज मिल जाएगा। यहाँ से कितना ब्याज मिल जाएगा, तो 500 रुपया 6% दर से। तो यहाँ से 6 5 कितना रुपये ब्याज मिलेगा, 330 रुपया मिलेगा।
टोटल जो ब्याज बोला है वो कहता है वो 231 रुपया मिला है। 200 जो इनकम है वही ब्याज है। तो यहाँ पर देखिए तो टोटल उसका इनकम कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिएगा तो 30 और 15 हो जाएगा 45 और 45 32 कितना हो जाएगा 77, यानी कि 77 यूनिट ये टोटल क्या हो जाएगा उसका ब्याज होगा, यानी कि 77 यूनिट इनकम होगा। और 77 यूनिट का मान कितना होगा दिया हुआ 231। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3। आपसे ये पूछा है कि टोटल धन कितना है, तो आप बताइए एक यूनिट का मान अगर आपको 3 आ गया है, टोटल धन आप कितना माने थे 1200, यानी एक यूनिट का मान जब 3 आया है तो 1200 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12 या 36, यानी इस सवाल का जो उत्तर हो कितना होगा 3600। खत्म। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 61 के बाद 62 पे आ जाते हैं। 62 ही बहुत अच्छा सवाल है। बोला है किसी धन पर 5% दर से 62, किसी धन पे 5% दर से रेट आपका 5% दिया हुआ है, 3 साल का CI माइनस SI दिया हुआ है 183। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी कि प्रिंसिपल का मान लेकर आना है। बहुत ही आसान सवाल है, हालांकि आप देखते के साथ इस सवाल को उत्तर लगा सकते हैं। 231 है तो 231 है तो 61 तिया, यानी कि आपका जो आंसर होगा 8 तिया 24, यानी कि आपका जो आंसर होगा 24,000। कैसे होगा आइए सवाल को समझते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी इस सवाल को बनाने के लिए दिया हुआ 3 साल का CI SI का अंतर आपको कितना है 183। बहुत तरीका, इसमें से एक तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ जल्दी से। 5% रेट है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/20 होगा। जो रेट दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 120 होगा। अगर ऊपर में 1 आ जाए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर में 1 आ जाए तो यहाँ से जो 3 साल का CI SI का जो अंतर होगा ये नीचे वाला को क्या कीजिए 3 गुना करिए। कितना गुना 3 गुना, तो 20 तिया 60 और ऊपर वाला क्या कर दिए जोड़ दीजिए, यानी कि नीचे वाला वैल्यू को 3 गुना करिए और ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। यही आपको क्या हो जाएगा 3 साल के CI SI के अंतर। लेकिन ये तब तक मान है जब ऊपर में क्या होना चाहिए, अंश में कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर अंश में 1 के जगह किसी और नंबर आता है तो ये रूल क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये रूल बहुत ही सटीक है और बहुत ही कम समय में सवाल को बना देगा। तो बताइए यहाँ पे आपको जो CI मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 20 तिया 60 और 60 1 61, यानी 3 साल का CI SI का अंतर है 61 यूनिट और सवाल में दिया हुआ कितना 183। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 61 तिया 183, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3। आपसे पूछा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का वैल्यू लाइए, तो ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये मूलधन होता है और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है क्या होता है ब्याज होता है। तो आपसे पूछा है कि मूलधन लेकर आइए, तो मूलधन आप 20 से गुना नहीं करेगा, 3 साल है तो 3 साल इसीलिए क्या हो जाएगा 20 का क्यू से गुना करें, तो 20 का क्यू कितना होगा 8000। तो 1 यूनिट का मान 3 है तो 8000 का मान कितना हो जाएगा 8 तिया 24, यानी इस सवाल को उत्तर कितना होगा 24। हालांकि इसमें कोई जान नहीं था, आप मेंटली भी इसको कर सकते, इतना करने को कोई जरूरत नहीं। सीधा कहते हैं कि 20 तिया 60, 61 यूनिट का मान 183, 1 का मान 3 होगा, मूलधन पूछा 20 का क्यू कितना होता है 8000, 8 तिया 24, यानी इस सवाल का उत्तर जो होता है 24000। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बासठ के बाद आप अगला सवाल आप देख पा रहे हैं 63 में कहता है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटा भरता है। 63 नंबर, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटा में भरता है। दूसरा पाइप 3 घंटा में भरता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटा 10 घंटा में खाली करता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटा और 10 घंटा में क्या करता है खाली करता है। ये खाली करने वाला तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भरने वाला तो प्लस वाला। मतलब यह सीधा तौर पर हम लोग ये करते हैं, जो नल खाली करने वाला होता है उसका कैपेसिटी निगेटिव में लेते हैं और जो भरने वाला होता है उसका कैपेसिटी पॉजिटिव में लेते हैं। तो आपसे पूछा गया क्या चीज भाई इसमें, तो बोलता है कि यदि खाली टंकी में तीनों इकट्ठा खोल दिया तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। आइए टंकी का कैपेसिटी निकाल लीजिए, आखिर टंकी का क्षमता है कितना। तो 6 और 10 3 का एलसीएम ले, तो 6 और 10 3 का एलसीएम कितना होगा 30, यानी टोटल टंकी का जो क्षमता होगा 30 यूनिट का होगा। बताइए 3 घंटा में पूरा भर देता तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 10 यूनिट, 3 10 30। ये पूरा कितना देर में खाली करता है 6 घंटा में, तो 1 घंटा में ये 1 आवर का वर्क हो जाएगा।
ये 1 आवर का वर्क हो जाएगा। ये 1 यूनिट 6 घंटा में पूरा 30 खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट खाली करेगा था, -5 यूनिट, क्योंकि ये खाली करने वाली इसीलिए -7 में लेकर चलेगी। ये 10 घंटा में पूरा खाली करे तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो -3 यानी कि 3 यूनिट 1 घंटा में खाली कर देगा। अब सवाल में आपसे पूछा गया कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी कितना देर में भरेगा या खाली होगा, क्या होगा। तो आप जरा गौर करिए, इसको घूर घूर कर देखिएगा तो टंकी का कैपेसिटी है टोटल कितना, 30, यानी जो हमें काम करवाना है वो हमको काम करवाना कितना, 30 यूनिट, और वो भी किससे, तो ए, बी और सी तीनों को इकट्ठा खोल देंगे। तो आप जरा गौर करें, तीनों को खोल देंगे तो ए बेचारा 10 भरेगा, बी क्या करेगा 5 खाली कर देगा, और सी क्या करेगा 3 खाली कर देगा। आप जरा गौर करिए, अगर तीनों को खोल देंगे तो 1 घंटा में 1 आवर में 1 घंटा में कितना वर्क होगा। जब तीनों नल को खोल देंगे तो 1 घंटा में ये 10 भरेगा तो जरूर, लेकिन बी 5 खाली कर देगा, सी भी 3 खाली कर देगा, यानी टोटल 10 भरेगा और 8 क्या हो जाएगा, खाली करेगा। यानी फाइनली जो मेरा वर्क होगा 1 घंटा में 2 ही यूनिट टंकी क्या हो रहा है, भर रहा है। तो 1 घंटा में अगर 2 ही यूनिट भर रहा है, टोटल भरना है कितना, 30, तो 1 घंटा में 2 भरना, टोटल 30 भरने के लिए कितना घंटा लगेगा, 15। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना, 15 घंटा होगा। चलिए अगले सवाल पूछा। आगे आप देख रहे होंगे एक 64 नंबर सवाल है, कहता है एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जाता है, यानी कि होम से स्कूल। एक विद्यार्थी है जो अपने घर से स्कूल जाता है, यहाँ पे स्कूल जाने में रोता है। चलिए, ये घर से स्कूल जाता है, यहाँ पे लिखा हो कि एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, यानी जाता है किस चाल से भाई, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, और स्कूल से ही आता है किस चाल से, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से लौटता है। और अब ये बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल जा रहा है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्कूल से घर पे आ रहा है, और ये स्कूल से घर से स्कूल तक जाने में और आने में टोटल टाइम आपको दिया गया। टोटल टाइम आपको लिखा हुआ, कितना घंटा लिखा हुआ है, तो 2.5 घंटा लिखा हुआ, 2.5 घंटा। तो इस चीज को आप गौर करिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जितना दूरी जाता है उतना ही दूरी आता है तो उसका एवरेज स्पीड बराबर होता है 2ab बटे a+b। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि कोई आदमी यहाँ गया से पटना जाता है और पटना से गया आता है, तो इसका एवरेज जो स्पीड होगा, औसत चाल होगा 2ab बटे a+b। ये बहुत जगह लगता है, ये खास चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ भी वही उसी रूल पे मैं इस चीज को बना देता हूँ कि अगर आप बताइए 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, तो औसत चाल इसका क्या होगा, 2ab, यानी कि 3 गुने कितना, 2, 2ab और बटे क्या हो जाएगा, a+b। a+b कहने का मतलब कितना, 5। अरे 2 और 3 कितना होता है, 5। ये इसका औसत चाल हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। ये कैसा स्पीड है, तो जाने का भी स्पीड है और आने का स्पीड है, ये औसत चाल हो गया। तो आप जरा गौर करिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। तो दूरी बराबर अगर 4 गुने समय होता है तो दूरी हम यहाँ पे लाना चाहेंगे, तो औसत चाल तो लेके चल आए हैं, मतलब जाने का चाल और आने का चाल आपका ये पता है, और जाने का समय और आने का समय टोटल कितना दिया हुआ, 2.5 घंटा। तो क्या आपको दूरी नहीं निकल जाएगा, जाने वाला दूरी और आने वाला जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा वो चले आएगा दूरी बराबर 4 गुने समय। इस चीज को एक बार अच्छे से समझिएगा, ये कैसा चाल है भाई। तो ये जो स्पीड है, आने का भी स्पीड है, जाने का स्पीड है, इसीलिए इसको हम लोग औसत चाल बोलते हैं। तो जाने का स्पीड और आने का स्पीड पता है, और जाने का समय और आने का समय भी पता है, तो क्या जाने का समय, जाने का दूरी और आने का दूरी नहीं पता चल जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, समय 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 5/2 होगा। हालांकि इसको काटा पीटा में चाहिएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा
ये 6 होगा। तो आप 6 आंसर नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि ये जो 6 जो डिस्टेंस है ये जाने का भी डिस्टेंस है और आने का भी डिस्टेंस है। तो सिर्फ जाने का डिस्टेंस कितना होगा, तो 3। इस सवाल का जो उत्तर होगा 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत कम समय में चीजों को आप कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए 65 पे। 65 में आपके पास एपी का क्वेश्चन है और इसको तो आप देखते के साथ इसको उधेड़ सकते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन बी है। मैं ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप देखते के साथ 1 से 3 सेकंड के अंदर आप सवाल को मार सकते हैं। 111 एंड ऑप्शन नंबर सी कितना, 109। एपी में लिखा हुआ है, जो श्रेणी लिखा हुआ है कि -1 4 9 14, इसका 23वां पद लेकर आना है, 23वां पद। हालांकि इस सवाल को सीधा मार सकते हैं 22 से यानी कि 1 यानी 109। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 109 होगा। कैसे, वो देखिए ध्यान से, कैसे जो समझते हैं। यहाँ 23वां पद लाना है। 23वां पद कहने का मतलब T23, ये फॉर्मूला होता है। Tn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a + n-1 इंटू डी। ये आपको पता होना चाहिए, तब आपका T23 आप लेकर आ जाएगा। एपीजीपी में फॉर्मूला होता है Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। अब बताइए Tn कहने का मतलब, n कहने का मतलब कैमा पद लेकर आना, 23वां पद लेकर आना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n-1 इंटू डी। ए कहने का मतलब कितना है भाई, -1, तो ए की जगह पे -1 प्लस n-1। n कहने का मतलब क्या है, 23 है, तो n का वैल्यू कितना रखें, 23, माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, तो हर 2 पद का देखा जाता है कि डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर देखिए तो डिफरेंस 5 का, यहाँ भी देखिए तो 4 और 5 9, 5 9 5 कितना 14। तो जो डिफरेंस बने वो कितना का बनेगा, 5 का बनेगा। आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो -1 ये प्लस 23 में से एक जगह 22 और 22 5 कितना 72 से 110। ये -1 इसीलिए घट जाएगा, तो 110 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 109। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 109 होगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भी जल्दी कैसे बनाइएगा, एक लाइन 2 से 3 सेकंड में इस सवाल को आप कैसे बिना पेन कॉपी उठाए भी आंसर लगा सकते। तो ऐसे आप बनाइएगा। देखिए तरीका, अगर 23वां पद घटाना है, 23वां पद निकालना है, तो आप एक काम करके सोचिए। अगर 23 पद निकालना है तो आप 22 सोचिएगा, 24 पद निकालना है तो आप 23 सोचिएगा। जयमा पद निकालने के लिए बोलेगा, उससे एक काम करके सोचिएगा। तो 23वां पद निकालने के लिए बोला तो हम 22 सोचेंगे। कितना सोचेंगे, 22। और जो डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा, उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो बताइए 23वां पद निकालने के लिए बोला, एक काम करके सोचें, 22 सोचें और जो डिफरेंस आएगा उससे गुना करें तो 22 5 कितना हो जाएगा, 172, यानी 22 से 110। और ए का वैल्यू जितना रहेगा वो इसमें जोड़ दीजिए। तो ए का वैल्यू -1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो, 109। तो इसलिए सवाल को सीधा बनाया जा सकता है 1 से 2 सेकंड में। हालांकि रूल से भी बता दिए, डायरेक्ट भी बता दिए, जो भी आपकी इच्छा करता है वो आप लेकर आगे बढ़िए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 67। मैं क्लास में हर चीज को मैं बताता हूं। अगर आप और हर चीज को डिटेल पढ़ना है तो मेरा क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। 66 नंबर यानी कि 66 देखिए, हालांकि बहुत अच्छा सवाल है और इसको ऑप्शन से आप उधेड़ सकते हैं। ये आपका ऑप्शन है 55, 45, 54 और आपका ऑप्शन कितना 65 और आपका ऑप्शन कितना 56। कहता 2 अंकों से बनी एक संख्या, दोनों अंकों में अंतर 1 है। आप क्या करिए, यहाँ पर ऑप्शन से क्वेश्चन को बना लीजिए। 2 अंकों से बनी संख्या, ये भी 2 अंक से बना हुआ, ये भी 2 अंक से बना हुआ, ये भी सब 2 अंक से बना हुआ। और जो अंकों का जो डिफरेंस बनेगा, जो दोनों अंक से बना संख्या है, उसमें अंकों का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए 4 और 5 का 1 अंतर, यहाँ भी 5 4 का 1 अंतर, यहाँ भी 1 अंतर, यहाँ भी 1 अंतर है। अभी तक सेटिस्फाइड है, अभी तक ऑप्शन को नहीं छाट सकते। अगले स्टेप में चलेंगे तो कहता है तथा अगर अंक पलट दिया जाए, अंक क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का 5 बटा क्या होगा, 6 होगा। अगर अंक पलट देते हैं तो अंक पलटेंगे तो कितना होगा, ये 54 होगा। तो अंक पलटने पर जो प्राप्त संख्या है, ये प्राप्त संख्या है, मूल संख्या कितना होगा, 5 बटा 6 के बराबर होना चाहिए। अंक को पलटने पर
45 में अगर अंक को पलटेंगे तो 54 होगा। तो अंक को पलटने पर जो नया नंबर आ रहा है वो मूल संख्या का 5/6 के बराबर होगा। क्या सर 45 का 5/6 करें तो कभी 54 आएगा? नहीं, बिल्कुल गलत। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन को पलटिए, 54 को पलटिए तो कितना आएगा? 45। और ये जो नया संख्या 45 है ये मूल संख्या का 5/6 के बराबर होना चाहिए। तो 5/6 निकालिए, इसका तो कितना होगा? 6 नमा कितना होगा? 54 और 9 × 5 = 45। मतलब ये क्या है? बराबर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है। हालांकि आगे भी आप चेक कर सकते हैं। 65 है, उस उल्टा करें तो कितना होगा? 5 × 6 = 56। और नया जो संख्या मूल संख्या कितना होना चाहिए? 5/6। दूर दूर तक नहीं आएगा, ये भी गलत। इसको उल्टा करें तो कितना हो जाएगा? 65। और 65 जो होगा इसका 5/6 के बराबर होना चाहिए। इसका ये 5/6 आपको कभी भी 65 नहीं होती। ये भी आपका ऑप्शन गलत। एक ही आपका ऑप्शन पॉसिबल है, आपका ऑप्शन नंबर बी। खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। हालांकि इसको डिटेल बनाया जा सकता है, एक्स मान के आप लेट करके बना सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। यह सवाल महेश मिश्रा से लिया गया है। हालांकि बहुत ही अच्छा सवाल है, महेश मिश्रा बुक से उठाया गया यह सवाल, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा ध्यान से। हालांकि एक व्यक्ति, बहुत अच्छे से समझिएगा, इसका पूरा पूरा लैंग्वेज का खेला है, भाषा का। एक व्यक्ति ने उसकी आयु पूछने पर उसने बताया मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना कीजिए। आपसे अगर किसी एक आदमी से आयु पूछा तो बोला कि मेरी आयु, बोला है कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु, तो वर्तमान में उसका आयु लेट कर लीजिए। वर्तमान में उसका जो आयु होगा कितना, मान लीजिए 1 ईयर। तो बोला है, पूछने पर बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करिए। तो 3 साल बाद की आयु करेंगे तो वर्तमान में अगर 1 से, तो 3 साल बाद कितना होगा? x + 3। और 3 साल बाद की आयु को कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 से गुना करने पर प्राप्त में से, 3 से गुना करने पर जो प्राप्त होगा, फिर 3 वर्ष पूर्व की आयु को 3 गुना को घटाइए। उसके बाद बोला है कि मेरा 3 साल बाद की आयु लीजिए, उसमें 3 से गुना कीजिए। उसके बाद बोला है कि 3 वर्ष पूर्व के आयु के 3 साल पूर्व करेंगे तो x - 3, और उसके 3 गुना को क्या कीजिए? घटा दीजिए। और घटाने पर मेरा कौन आयु आएगा? वर्तमान। तो वर्तमान में कितना माने? x। हालांकि इसका लैंग्वेज को एक बार फिर से अच्छे से समझिएगा। कहता है कि मेरा जो आयु होगा, मेरा 3 साल बाद के आयु को 3 से गुना करिए और प्राप्त आयु में से 3 साल पहले के आयु के 3 गुना को घटा दीजिए। तो 3 साल पहले का आयु लेंगे तो x - 3, उसके 3 गुना को क्या कीजिए? घटा दीजिए। घटाने के बाद इसका कैसा आयु आएगा? वर्तमान आएगा। हालांकि अब यहाँ से x का वैल्यू आएगा, आपको आंसर आ जाएगा। आई x का वैल्यू निकालें तो यहाँ पर कितना होगा? 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस कितना हो जाएगा? 9, और माइनस यहाँ पर गुना करें तो कितना होगा? 3x प्लस कितना हो जाएगा? 9 बराबर x होगा। 3x से 3x कैंसिल होगा, 9 और 9 18, x का जो वैल्यू होगा 18। यानी इस सवाल को जो उत्तर होगा कितना होगा? 18। बस इतना सा काम आपको करना था। आइए 67 के बाद 68 पे चलिए। हम्म। 68 देखिए, सवाल लिखा हुआ है x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 322। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। इसको ऑप्शन लिखा हुआ है, हालांकि इसको देखते के साथ ऑप्शन बना सकते हैं, 1 सेकेंड भी आपको लगने का समय जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ 6, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 8, 3√2 और 4। हालांकि इस सवाल का जो उत्तर होगा 18 में से 2 के 4 यानी कि 4। इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। आइए कैसे वो चीज़ों को समझिए। जब भी इस तरह का सवाल आए, पावर 4 करके या पावर 8 करके या पावर 16 करके ऐसा सवाल देता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वल में दिया रहता है, या तो इसमें 2 जोड़ने से वर्ग हो जाता है या तो 2 घटाने से वर्ग होता है। इस तरह के सवाल में या तो 2 जोड़ने से वर्ग होगा या तो 2 घटाने से वर्ग होगा। तो आप बताइए 2 जोड़ने से पूरा वर्ग हो रहा है कि घटाने से वर्ग हो रहा है? तो आप बताइएगा 322 में अगर 2 जोड़ते हैं तो पूरा वर्ग हो जाता है 324, और 324 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 18। तो या तो 2 जोड़ने से वर्ग हो या 2 घटाने से वर्ग हो, इस तरह का फिक्स पैटर्न आता है। तो 2 जोड़ने से वर्ग हो रहा है, 2 जोड़ने से वर्ग हो रहा है कितना? 324, और 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 18।
इधर कहानी तो सीधा खत्म हो गया। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप एक स्टेप जाते हैं, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालें तो 18 हुआ। यहाँ पर अगर पावर 4 है तो सीधा हाफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। साइन का भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जोड़ने पर वर्ग होगा तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव देंगे, और अगर घटाने पर वर्ग हो तो यहाँ पर साइन क्या देंगे, निगेटिव देंगे। एक बार फिर से समझिए अच्छे से, या तो 2 जोड़ने पर वर्ग हो या तो 2 घटाने पर वर्ग होगा। जोड़ने पर वर्ग हुआ किसका, 18 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर पावर हाफ होते जाता, अगर 4 है तो 2 होगा, अगर 8 रहता तो 4 होता, अगर 16 रहता तो कितना हो जाता, 16 रहता तो कितना होता, 8 रहता। तो यहाँ पर 4 है तो पावर हाफ कर दिए, जोड़ने से वर्ग हुआ तो यहाँ पर क्या लग दिए, प्लस। अब बोलिए 18 में 2 जोड़ने से वर्ग हो रहा है कि घटाने से वर्ग हो रहा है, तो आप बताइएगा। 18 में देखिए 2 घटाने से वर्ग हो रहा है, तो 2 घटाने से वर्ग हो रहा है किसका, 4 का। तो यहाँ भी क्या करिएगा, पावर तो हाफ हो जाएगा, तो 2 को हाफ करें तो 1 हो जाएगा। घटाने से हो रहा है इसीलिए प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/x। और इसी का आंसर पूछ रहा था x - 1/x, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 4 होगा। बस खत्म। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हालांकि इसको डिटेल भी बनाया जा सकता है फॉर्मूला पे बैठा के, लेकिन उतना ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं है कि आप इसको डिटेल में उतना ज़्यादा बनाइए। सवाल को इतना कम समय बनाइए ताकि उससे कम समय बनने के लिए वो अवेलेबल नहीं हो, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 69 में ए और बी जस्ता और तांबा के धातुओं क्रम से 7:2 और 7:11 है। ए और बी में जस्ता और तांबा है, ए और बी में जस्ता और तांबा है, जस्ता तांबा का रेशियो दिया गया है। ए में 7:2 है और बी में यह रेशियो 7 कितना है, 11 है। और आपसे पूछा गया कि दोनों को पिघलाकर समान मात्रा में एक धातु सी बनाया गया है, तो उसमें जस्ता और तांबा का अनुपात निकालिए। आपको करना कुछ नहीं है, दोनों को पिघलाकर समान मात्रा में एक धातु सी बनाया गया, तो आप दोनों के मात्रा को क्या करिए, सेम कर दीजिए। ऊपर में आप देखिए तो मात्रा 7 है जस्ता का 2 का, तो टोटल मात्रा ऊपर में कितना 9 है, नीचे में कुल मात्रा 11 7 कितना 18। तो आपको करना क्या है कि मात्रा को सेम कर देना। तो ऊपर में 9 है, नीचे में 18। सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, नीचे में आपको 1 से गुना करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना है। ऊपर में 2 से गुना और नीचे में कितना से 1 से गुना। अब आपको निकालना है कि जस्ता कितना होगा, तो जस्ता 2 से गुना किए हैं तो 7 दूनी 14, ऊपर से जस्ता आ जाएगा। नीचे से अगर जस्ता लेकर आना तो 1 से गुना करें तो 1 7 7, नीचे से जस्ता कितना 7, यानी टोटल जस्ता कितना हो जाएगा 21। तांबा ऊपर से कितना आ जाएगा, 2 दूनी कितना 4 आ जाएगा, और नीचे से तांबा 1 में 11 से गुना करें 11 आ जाएगा। यहाँ से तांबा कितना आ जाएगा, टोटल 11 4 15। यानी कि नया धातु जो बनाएंगे उसमें जस्ता और तांबा का जो रेशियो बनेगा वो 7 कितना बनेगा, 5। बस खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 7:5 होगा। चलिए अगले सवाल और लास्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 70, और ये आपका आज का लास्ट सवाल बचा है। लिखा हुआ है 72 74 75, एक बार लिख देते हैं 72 74 75 76 76 75 74 73 71। देखिए तो सारा नंबर लिख चुके हैं, 71 77। तो आपसे पूछा है बहुलक। बहुलक कहने का मतलब मोड आपको लेकर आना है। हालांकि बहुत आसान सवाल, इसमें कुछ करना आपको नहीं है। अगर बहुलक पूछेगा तो सीधा यही देखना है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही आपका बहुलक हो जाता है। तो आप इस नंबर में देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार आप देख पा रहे हैं तो कौन नंबर आया है। अगर हम देखते हैं 72 का, तो 72 तो एक ही बार आया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार आपको आने वाला है कौन नंबर आ गया, 74। अगर देखिए तो 74 2 बार आया। अगर आप 73 का बात करते हैं तो 73 सबसे ज्यादा बार आपको 75 आने वाला है। देखिए यहाँ पर भी 75 आया, यहाँ भी 75 आया और यहाँ भी 75 आया, यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया, 75। और किसी भी नंबर को देखिए तो 2 ही बार आया। 74 भी 2 बार आया है। 73 को भी देखिए 73 2 ही बार आया है, और तो कोई नंबर नहीं है जो 2 बार भी आया। यानी सबसे ज्यादा बार आने वाला कौन है, 75। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 75, यानी कि बहुलक जो होगा जाएगा 75।
चलिए आज तक कितना ही। जो भी बच्चा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।